हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो एवरग्रीन पब्लिकेशन कैंडिड आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक है, जो के.एस. रांधवा जी ने लिखी है। एक्चुअली सारी जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स की आईसीएसई बोर्ड की, वो आईसीएसई सिलेबस पर बेस्ड है, तो कंटेंट आपको सारा कंप्लीट मिल जाएगा। बस ये है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग ऑथर की बुक्स चलती है। आपके स्कूल में जिस ऑथर की बुक चल रही है आप उससे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो सुनिए पूरा, आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। इस चैप्टर का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आप अपनी बुक से इसको रीड करके इस टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी वो इन्हीं दो नदियों के तट पर हुई थी। ठीक है ना, इनके जो किनारे थे उसी पर ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हमको कवर करने हैं वो ग्रेट बाथ, सिटाडेल, सील्स, बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड, ग्रेनरीज, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमको अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट और इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में जानना है। तो यही मेन तुम्हारा सिलेबस है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। एक्चुअली इस सिविलाइजेशन के पहले माना जाता था कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो गांव में रहते थे, वो वेल डेवलप तरीके से नहीं रहते थे। लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फाउंड हुआ तो पता चला कि नहीं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बाग थे वो वेल प्लान टाउन में रहते थे। काफ़ी अच्छे से उनका एक परमानेंट सेटलमेंट था और इनके जो परमानेंट हाउस थे जो ब्रिक्स वगैरह से बने हुए थे और काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग थी। तो इसलिए टॉपिक की जो हेडिंग है वो ये है, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप सिविल तरीके से यानी कि सभ्य तरीके से अगर आप रहने लगते हैं तो उसको सिविलाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो इसमें जो इस पीरियड में जो लोग थे वो काफ़ी सिविलाइज्ड थे, काफ़ी अच्छे तौर तरीके से रहते थे। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो एक्सीलेंट थी। बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स खुदाई में मिले वो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं कि इतने साल पहले भी इतनी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। ठीक है ना। और जो तुम्हारे जो घर वगैरह जो डिस्कवर हुए उसमें खुदाई में जो निकले वो भी देखे तो वो ईंट पत्थर से बने हुए थे और परमानेंट थे। ठीक है, कच्चे मकान नहीं थे, वो पक्के मकान थे। तो इससे समझ में आता है कि जो लोग बाग थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस टाइम पे रह रहे थे। ठीक है, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इन द न्यूलिथिक एज मैन लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस। आपको पता है न्यूलिथिक एज क्या है? ये जो न्यू स्टोन एज है उसको न्यूलिथिक एज कहते हैं। स्टोन एज मतलब क्या होता है? स्टोन एज वो एज है या वो पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें लोग अधिकतर स्टोन यानी पत्थर से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जो स्टोन एज है उसको ब्रॉडली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज में। जो पेलियोलिथिक एज है वो सबसे पुराना स्टोन एज है और सबसे लंबा चला वो स्टोन एज। इसमें लोग बहुत सिंपल थे, जो टूल्स यूज़ करते थे वो ऐसे पत्थर के बना लिए थे, वो अनपॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे और अधिकतर इन टूल्स का इस्तेमाल हंटिंग और गैदरिंग के लिए होता था। तो जो स्टार्टिंग में जो अर्ली मैन का जो पीरियड था ना वो पेलियोलिथिक, जब उन्होंने स्टोन से बस स्टोन का इस्तेमाल इसलिए करते थे या किसी जानवर को मारना हो या कुछ फल वल काटना हो या कुछ ज़मीन से निकालना हो तो उसके लिए, तो अनपॉलिश्ड टूल्स होते थे। लेकिन ये पेलियोलिथिक एज सबसे लंबा चला था। उसके बाद मीजोलिथिक एज आया था जिसमें मिडिल स्टोन एज कहते हैं। इसमें जो टूल्स थे स्टोन के वो थोड़े और अच्छे बनाने लगे थे लोग और एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी और ये जो ह्यूमन बींग्स थे वो एक सेटल्ड कम्युनिटीज़ में रहते थे। मतलब वो एक साथ कम्युनिटी डेवलप करके एक साथ रहते थे, वो यहाँ से वहाँ मूव वेंडरर्स नहीं थे, वो सेटल होना शुरू हो गए थे। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो न्यूलिथिक एज को बिलोंग करती है। न्यूलिथिक एज न्यू स्टोन एज था, मतलब सबसे जो लेटेस्ट स्टोन एज था वो था ये। और इसमें जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स थे, वो वेल पॉलिश्ड थे, मतलब अच्छे बेहतरीन स्टोन के टूल्स यूज़ हुए।
एग्रीकल्चर भी डेवलप हो गया था और परमानेंट सेटलमेंट भी में भी लोग बाग रहने लगे थे। अब बहुत ज़्यादा वो वेंडर्स नहीं थे कि यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने परमानेंट सेटल किया था, खेतीबाड़ी शुरू कर दी थी और अच्छे बने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो न्यूलिथिक एज वो एज थी लेकिन जब लोग बाग गाँव में रहते थे, स्मॉल विलेजेस में रहते थे। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज एंड लार्जर विलेजेस अपीयर्ड। जैसे जैसे समय बीतता गया पॉपुलेशन बढ़ती गई और छोटे छोटे गाँव बड़े बड़े गाँव में कन्वर्ट होने लगे, है ना, बड़े बड़े गांव आने लगे। पहले तो जो शुरुआत हुई थी तो क्या था, बहुत ही कम लोग थे तो गांव का साइज़ भी छोटा था, लेकिन जैसे तरीके से पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो विलेजेस भी बड़े बड़े होने लगे। एज पॉपुलेशन इंक्रीज मेंस नीड्स एक्सपेंडेड फर्दर, द लार्जर विलेजेस ग्रू इनटू सिटीज़ एंड टाउन्स। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ने लगी लोगों की ज़रूरत भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे तुम्हारे जो छोटे गाँव थे वो बड़े गाँव में कन्वर्ट हुए और बड़े जो गाँव थे वो सिटीज़ और टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, डेवलपमेंट में ऐसे ही होता है ना कि चीज़ें एडवांस होती चली जाती हैं, तो लोग बाग गाँव से शहर में आके बसने लगे। एज अ रिजल्ट मैनी न्यू आर्ट्स, स्किल्स, क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस ऑल्सो डेवलप्ड साइड बाय साइड। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट होता गया तो नए नए आर्ट फॉर्म आने लगे, नए नए स्किल्स डेवलप होने लगे, क्राफ्ट्स और ऑक्यूपेशंस में भी चेंजेस आने लगे, है ना। जहाँ लोग बस सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग ही करते थे, फिर वो एग्रीकल्चर करने लगे, फिर वो अलग अलग ऑक्यूपेशन भी करने लगे। मतलब कोई कारपेंटर तो वुड का आइटम बना रहा है ना, कोई टूल्स बना रहा है, कोई वेपन्स बना रहा है। तो इस तरीके से उनके ऑक्यूपेशंस भी बदल गए और क्राफ्ट्स भी बदल गए। ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मैनी अदर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस ऑल्सो डेवलप्ड। और जिस तरह से समय बीतता गया बहुत तरीके के व्यापार भी आ गए और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस भी डेवलप होना शुरू हो गई, जहाँ पे चीज़ें बनने लगी, मैन्युफैक्चर होने लगी। ठीक है, ऑल दिस ब्रॉट अबाउट अ न्यू लाइफ स्टाइल। और इससे जो था नई लाइफ स्टाइल का जन्म हुआ। When man began to live in towns, it marked the beginning of civilization. तो जब इंसान टाउन्स में रहने लगे तब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। मतलब लोगों ने अब सभ्य तरीके से रहना शुरू कर दिया, एक प्रॉपर तौर तरीके से रहना शुरू कर दिया। तो माना जाता है कि जब लोग बाग ने छोटे गांव से बड़े गांव से टाउन सिटीज़ में रहना शुरू हो गया जब, और एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे ट्रेड और ऑक्यूपेशंस भी करने लगे और बहुत तरह के आर्ट स्किल्स का डेवलपमेंट हो गया, तो एक तरीके से शुरुआत हो गई सिविलाइजेशन की। ठीक है, 4 सिविलाइजेशंस ऑफ द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज में जो सिविलाइजेशन आती है वो 4 हैं। ब्रोंज एज क्या होती है? ब्रोंज एज वो पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें अधिकतर चीज़ें ब्रोंज यानी कि कांसे की यूज़ होती है। कांसे होता है ना, जिस मेडल होते हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। तो ब्रोंज क्या है? ब्रोंज एक प्रकार का एलॉय है जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कांस भी बोलते हैं या कांसा, अगर कॉमन भाषा में बोलो तो कांसा। तो ब्रोंज एज वो एज है हिस्ट्री का जिसमें अधिकतर ब्रोंज के टूल्स, वेपन्स वगैरह इस्तेमाल होते थे या ब्रोंज का बहुत इस्तेमाल होता था। तो ब्रोंज एज में 4 आपकी सिविलाइजेशन आई। पहली जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो ये तीनों एक ही सिविलाइजेशन के नाम हैं, या आप सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलो, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो उसको, या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये एक ही सिविलाइजेशन के नाम है और इसी के बारे में है आज हम इस टॉपिक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ब्रोंज एज में जो दूसरी सिविलाइजेशन आई थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और द टिग्रिस यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन। ठीक है, और थर्ड थी चाइनीज सिविलाइजेशन जिसको सिलेबस में को नहीं हमको डिस्कस करना है, और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इसको भी ये भी हमारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 सिविलाइजेशन आई ब्रोंज एज में, और ब्रोंज एज वो एज होती है जिसमें अधिकतर चीज़ें ब्रोंज यानी कि कांसे की यूज़ होती हैं, और ब्रोंज एक प्रकार का एलॉय है जो कॉपर और टिन से मिलके बनता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये 4 सिविलाइजेशन हैं जो ब्रोंज एज को बिलोंग करती हैं। टर्म है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन implies settlement in definite territories, the building of cities, the evolutions of ordered method of government, the development of trade and commerce, and a capacity for progress which is unrestricted. Civilization शब्द का मतलब होता है जब आप एक डेफिनेट टेरिटरीज में जब इंसान रहने लगते हैं, सिटीज़ को बनाने लगते हैं, एक प्रॉपर तौर तरीके से गवर्नमेंट चलने लगती है, और ट्रेड और कॉमर्स में डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ में हर तरीके की प्रोग्रेस होती है,
बिना किसी रोक टोक के, तो उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब आप सिविलाइज तरीके से रहने लगे हो। ठीक है, अब इसमें जो न्यू वर्ड्स थे वो न्यूलिथिक एज थे, यानी कि स्टोन एज का लास्ट पार्ट है। सिविलाइजेशन जैसे हमने बता ही दिया कि इन एडवांस स्टेज और सिस्टम ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, द इंडस वैली और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द origin of the Harappan civilization in 1921, R.B. Dayaram Sahani, an Indian archaeologist, found a number of seals from the village Harappa in West Punjab, now in Pakistan. क्या हुआ कि वेस्ट पंजाब में एक जगह थी हड़प्पा, जो कि अब आज के डेट में पाकिस्तान में हिस्सा आता है। तो पाकिस्तान में अगर आज की प्रेजेंट डेट की बात करें तो हड़प्पा जो जगह है वो पाकिस्तान में आती है, पहले इंडिया के वेस्ट पंजाब में मानी जाती थी। तो 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे R.B. दयाराम साहनी, जिन्होंने बहुत सारी सील्स, जिनको सील्स जानते हो ना, जिसमें जैसे आपसे ठप्पा लगता है ना, जैसे आप कोई भी बिजनेस डीलिंग करते हो तो जो भी आपकी बिजनेस फर्म होगी आप उसकी सील लगाते हो, तब ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये चीज़, ये जो ऑर्डर है वो इस कंपनी को बिलोंग करता है। तो वही सील उनको मिली खुदाई में। ठीक है, किसको? R.B. दयाराम साहनी को। कब? 1921 में। और कहाँ? हड़प्पा में, जो कि एक गांव था वेस्ट पंजाब में, जो कि आज की डेट में क्या है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट ईयर इन 1922 a huge city was excavated hidden under the sands and bricks of हड़प्पा। फिर जब सील्स मिली तो लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई कुछ तो है यहाँ पर। अगले साल 1922 में और खुदाई हुई। तो जब खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा शहर मिला, जो कि सैंड्स और ब्रिक्स का बना हुआ था। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा मिट्टी में जो दब गया था, वो पूरी खुदाई करी तो पूरा का पूरा अंदर से पूरा का पूरा एक टाउन उनको मिला। द सेम ईयर R.D. बैनर्जी मेड सिमिलर एक्सकवेशन इन मोहनजोदारो इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान। उसी साल R.D. बैनर्जी ने भी इसी तरीके से खुदाई करी, दूसरी जगह पे करी। ये मोहनजोदारो है, जो कि सिंध में आता है, जो ये हिस्सा भी अब आज की डेट में पाकिस्तान में पाया जाता है। Thus the archaeology department of then government of India unearthed one of the greatest ancient civilization of the world, known as the Indus Valley civilization or the Harappan culture एंड सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से बाय चांस इंडिया की जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट थी उस टाइम के इंडियन गवर्नमेंट की, उनके लिए बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी सिविलाइजेशन खोज निकाली थी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। या पहले, सबसे पहले जो खुदाई हो गई सिविलाइजेशन को पता चला था, वो खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हड़प्पा में जो खुदाई करी थी वो डॉक्टर R.B. दयाराम साहनी ने करी थी, और जो मोहनजोदारो में जो खुदाई हुई थी वो R.D. बैनर्जी ने करी थी। ठीक है, तो 21-22 का पीरियड है, 1921-1922 का पीरियड है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। सबसे पहले तो दयाराम साहनी जी को सील्स मिली थी हड़प्पा में, फिर इसी की क्यूरियोसिटी को चलते उन्होंने अगले साल और खुदाई करी, तो देखा कि मिट्टी और पत्थरों के नीचे पूरा का पूरा शहर दबा हुआ था, और वो था हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसी तरीके से एक डेवलपमेंट टाउन मिला मोहनजोदारो में, जो कि पाकिस्तान के सिंध एरिया में आता है। ठीक है, तो जिस तरीके से जब खुदाई करी ना, तो इस तरीके से फिगर्स वगैरह भी मिले, से आपको ये दिख रहा है ना, ये टॉय दिख रहा है इस तरीके का। ठीक है, तो ये सब भी मिला। This figure of two oxen pulling a woman in a cart was found at the archaeological site of Mohenjo-daro, which is now in Pakistan. तो इस तरीके का एक फिगर मिला जिसमें दो बैल एक वुमेन को कार्ट में खींच रहे हैं। ठीक है, गाड़ी में खींच रहे हैं, मतलब एक तरीके से समझ लो बैलगाड़ी ऐसा लग रहा है। तो ये जो चीज़ मिली थी वो मोहनजोदारो में मिली थी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्राइव्ड इन द एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया बिटवीन 2500 एंड 1700 BC। ऐसा माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इंडिया और वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान में ये बसी हुई थी, और करीब 2500 एंड 1700 BC के बीच में इस सिविलाइजेशन को माना जाता है कि ये इसका पीरियड था जब ये सिविलाइजेशन इन जगहों पर थी। द डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज एन इम्पॉक मेकिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब खुदाई करके इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो इंडिया हिस्ट्री में ये बहुत ही एक बड़ी बात साबित हुई, क्योंकि हमको खुदाई में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला। तो ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। It now became clear that the history of India began from 2500 BC instead of 1000 BC। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मिली है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब मिली, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भैया इंडिया का जो इतिहास है वो 2500 BC पुराना है, ना कि 1000 BC पुराना है। ठीक है,
द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रोंज एज, और जो हड़प्पन कल्चर था वो ब्रोंज एज को बिलोंग करता था, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो खुदाई में मिली थी वो ब्रोंज से बनी हुई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोंज एक प्रकार का अलॉय होता है जो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, जिसको हिंदी में हम कांस्य बोलते हैं। Therefore, the Indus Valley civilization is also known as the Bronze Age civilization। ठीक है ना, क्योंकि माना जाता है कि जो हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन है वो ब्रोंज एज को बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, राइट। एज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या एज रही होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कब से कब तक रही होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हु पर्सनली सुपरवाइज्ड द एक्सकेवेशन वर्क इन 1921 to 1922, puts the age of the civilization from around 4000 BC to 2500 BC। जो जॉन मार्शल थे, जिनकी निगरानी में ये सारी खुदाई उदाई हुई थी, उन्होंने अनुमान लगाया था कि सिविलाइजेशन करीब 4000 BC से 2500 BC के बीच की थी। लेकिन बट द रेडियो डेटिंग प्रोसेस पुट्स द डेट ऑफ द सिविलाइजेशन बिटवीन 2300 BC टू 1700 BC। लेकिन एक तरीका होता है रेडियो डेटिंग प्रोसेस जिससे एग्जैक्ट डेट लगभग पता चल जाती है, तो उसके द्वारा पता चला कि नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 BC से 2500 BC पुरानी नहीं है, ये 2300 BC से 1700 BC के बीच में ये सिविलाइजेशन रही होगी। मोस्ट हिस्टोरियंस हैव एक्सेप्टेड द डेट एज एस्टेब्लिश्ड बाय रेडियो डेटिंग मेथड। तो इसी को करीब 2300 या 2500 BC से लेकर 1700 BC को ही एक्सेप्ट कर लिया अधिकतर हिस्टोरियंस ने कि ये डेट थी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। Our main source of the Harappan civilizations are the archaeological evidences. These include the ruins of the ancient cities, buildings, pottery, seals, toys, weights and measures, ornaments, tools and weapons. वो कौन सी चीज़ें थीं जिससे हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो खुदाई में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली थी, जैसे कि पूरा शहरी मिला था, वो खंडहर पूरा मिला था सिविलाइजेशन का। तो रूइंस ऑफ एंशिएंट सिटीज़ है ना, टूटे फूटे जो स्ट्रक्चर्स थे, घर वगैरह थे, उनकी जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह थी वो मिले। तो पहला तो सबूत यही हो गया। दूसरा जो बिल्डिंग्स थी, फिर पॉटरी मिली बहुत सारी है ना, मिट्टी वगैरह से बनी, सील्स मिली बहुत सारी, अलग अलग प्रकार के टॉयज़ मिले, वेट तौलने की वेट्स एंड मेजर्स मिले, ऑर्नामेंट यानी जेवर वगैरह मिले खुदाई में, टूल्स मिले, वेपन्स मिले। तो ये सारे सोर्सेज से हमको पता चल रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्टडी किया, तो उन्होंने फिर उसको इंटरप्रेट किया कि कौन सी चीज़ें इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे। एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कहाँ तक फैली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो वो याद रखना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक्सकेवेशन था वो किन्होंने करवाया था और मोहनजोदारो का किसने करवाया था। फिर ये याद रखना कि इसकी डेट क्या थी। फिर ये याद रखना कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, या इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ तक फैली थी, मतलब एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड ओवर 1600 किलोमीटर फ्रॉम हड़प्पा इन लरखाना डिस्ट्रिक्ट एंड मोहनजोदारो इन मॉन्टेगमरी डिस्ट्रिक्ट टू। जो तुम्हारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो करीब 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लरखाना डिस्ट्रिक्ट में है हड़प्पा और मोंटेगमरी डिस्ट्रिक्ट में है मोहनजोदारो। यहाँ से लेकर कराची एंड लोथल पोर्ट्स, कोटडिगी, चनहुदारो एंड गेंदौर ऑल इन पाकिस्तान है ना। ये अधिकतर जो नाम ले रहे हैं सारे के सारे आज की डेट में पाकिस्तान में हैं। साथ में इंडिया में कौन कौन सी जगह आई, कालीबंगन, रूपर, आलमगीरपुर, कोटला निहांग, संगोल, मिथल, बनावली, लोथल एंड रंगपुर। तो इन एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी करीब 1600 किलोमीटर दूर तक। रिसेंटली अनदर साइट एट धोलावीरा इन पंजाब हैज़ बीन फाउंड। अभी रिसेंटली इंडिया के पंजाब में धोलावीरा एक साइट मिली है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। द सिविलाइजेशन इंक्लूडेड सम ऑफ द लैंड्स कवर्ड बाय रिवर सतलज, रवि, बीस, चेनाब, झेलम एंड इंडस। जो सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें जो जगह मिली है, मतलब जो प्लेसेस मिली हैं वो इन नदियों के आसपास हैं, सतलज, रवि, बीस, चेनाब, झेलम और इंडस। एज सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड ऑन इंडस रिवर बैंक और इन इंडस रिवर वैली, सो इट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर वैली के आसपास पाई गई, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट दैट वॉज एक्सकेवेटेड, इट हैज़ कम टू बी नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
क्योंकि खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा साइट ही मिली थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो समझ में आ गया। इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु सरस्वती नदी के आसपास ये सिविलाइजेशन डेवलप थी। ठीक है। दूसरा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले जो खुदाई में निकल के आया था वो हड़प्पा निकल के आया था, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तीसरा, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडस नदी के आसपास ही सिविलाइजेशन डेवलप थी, और जो नदियाँ इसके आसपास थी वो सतलज, रवि, बीच, चेनाब, झेलम और इंडस थी। ठीक है। उसके अलावा इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रोंज एज में को बिलोंग करता है, क्योंकि अधिकतर जो टूल्स वगैरह या वेपन्स वगैरह जो बने या अधिकतर चीज़ें जो खुदाई में मिली वो ब्रोंज की बनी हुई थी, इसलिए इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। तो देखो जब पिक्चर में देख रहे हो, तो जब खुदाई करी ना तो इस तरीके पूरा का पूरा शहर मिला उनको। देख रहे हो ये रूइंस मिले उनकी बिल्डिंग्स वगैरह के, जिस टूटे फूटे जो आपको दिख रहे हैं ईंट मिट्टी से बने हुए हैं। तो इस तरीके की पूरा का पूरा एक शहर उनको मिला था खुदाई में। ठीक है। अगर हम मैप देखें तो देखो ये एरिया जो येलो दिखा रहे हैं ना वो, तो आप देख रहे हो अधिकतर जो एरिया वो पाकिस्तान में आ रहा है या हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड पे आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदारो है। ये जो हड़प्पा है ये इंडस रिवर के पास है ना, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर कोट डिगी जो कि तुम्हारे वहीं पर है पाकिस्तान, नहीं ये पाकिस्तान में ही है। फिर ये रूपर इंडिया में आ गया, कालीबंगन इंडिया में आ गया, आलमगीरपुर इंडिया में आ गया। ठीक है। फिर लोथल है ना। तो इस तरीके से ये सारे जगह मिली थी जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। रंगपुर। ठीक है। तो ये जो आप जब डायग्राम देखोगे आपको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडस सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी। द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है ना। तो ये पूरा जो एरिया इन लोग दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया जो दिखा रहे हैं लोग, ये येलो जो कर रखा है वो पूरा का पूरा तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये दिखा रहे हैं। ठीक है। मेन चीज़ें भी इन्होंने हाईलाइट कर रखी हैं, जो नाम इन्होंने लिखे हैं इस पर, उसके मेन नाम भी इसमें दे रखे हैं। ठीक है। तो इंडिया के हिस्से में भी बहुत सारे शहर आए और बहुत सारे तुम्हारे पाकिस्तान के हिस्से में भी आए हैं। राइट। और पहले तो पाकिस्तान उस वक्त इंडिया का ही हिस्सा था, है ना। चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, खास तौर पे क्या मेन फीचर्स थे इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए जिसकी वजह से ये नामी जाती है। पहली बात तो अर्बन प्लानिंग मतलब टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से शहर बसता है ना वेल प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसी तरीके से सिविलाइजेशन डेवलप थी। द इंडस वैली पीपल हैड एन एक्सीलेंट स्किल इन टाउन प्लानिंग। जब ये खुदाई के दौरान ये पूरा का पूरा शहर देखा तो देखा कि भाई उस जमाने के लोगों में टाउन प्लानिंग की जो कला थी वो बहुत ही एक्सीलेंट थी, कि बड़ी सिस्टमैटिक ढंग से ये पूरा शहर बसा हुआ था। द स्ट्रीट्स एंड लेन्स ऑफ द टाउन्स वर लेड आउट अकॉर्डिंग टू अ सेट प्लान। जो वहाँ पे स्ट्रीट और लेन्स मिली, जो सड़कें और गलियाँ मिली, वो एक वेल लेड आउट स्ट्रक्चर था, मतलब एक सेट प्लानिंग की तरह था। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था। दीज वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो तुम्हारी ये जो ये स्ट्रीट और लेन्स थी वो स्ट्रेट थी। ठीक है ना। और एक राइट एंगल पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है। कहीं पे भी कुछ चीज़ ऐसा रैंडम नहीं था। जो रोड थी जैसे आप देखते हैं ना कि ये है तो इस तरह सारे घर एक तरफ बने हुए हैं। ठीक है। ये स्ट्रीट जा रही है, फिर ये स्ट्रीट ऐसे ही मुड़ गई। ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। राइट। तो ये अब देखने में समझ में आ रहा है ना कि ये वेल प्लान्ड है। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला तो देखा कि नहीं भाई टाउन प्लानिंग तो बहुत एक्सीलेंट तरीके से हुई थी। जो गलियाँ थी, जो सड़कें थी, वो राइट एंगल में एक दूसरे को कट कर रही थी। द रोड्स वर वाइड इनफ। अच्छी चौड़ी सड़कें थी। देख रहे हो आप कितनी चौड़ी सड़क दिख रही है, यहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेन रोड एट मोहनजोदारो वॉज 10 मीटर्स वाइड। जैसे कि मोहनजोदारो में जो मेन रोड मिली वो करीब 10 मीटर चौड़ी थी। तो भाई 10 मीटर चौड़ी तो सड़क अच्छी बनी आएगी। इवन स्मॉल लेन्स वर नॉट लेस देन 4 मीटर। यहाँ तक जो पतली गलियाँ भी थी वो कम से कम 4 मीटर चौड़ी थी, है ना। तो अच्छा बढ़िया अच्छे से वो फैला हुआ था। स्ट्रीट एंड लेन्स हैड राउंडेड कॉर्नर सो दैट हैवी कार्ट्स कुड टेक एन ईजी टर्न्स। अच्छा, जो स्ट्रीट एंड लेन्स के जो मोड़ ते ना वो भी तुम्हारे करते हो राइट एंगल में थे, लेकिन वो ऐसे राउंड थे। इसका मतलब उनको उसने इंजीनियरिंग भी अच्छी लगाई थी, क्योंकि जब अगर शार्प एंगल्स होते हैं तो एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन राउंड वो होते हैं तो कोई भी गाड़ी वगैरह है वो आराम से मुड़ जाती है। ठीक है। तो ये देखा था कि जो स्ट्रीट और लेन्स थे दे हैड राउंडेड कॉर्नर सो दैट हैवी कार्ट्स एंड कैन टेक एन ईजी टर्न। तो ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब वहाँ के लोगों को इतनी जानकारी थी कि भाई शार्प टर्न्स नहीं होने चाहिए, कर्व टर्न्स होने चाहिए, ताकि बड़ी बड़ी जो भारी गाड़ियाँ हैं वो भी आराम से मुड़ सकें।
द स्ट्रीट्स वर पेव्ड विथ फायर बर्न ब्रिक्स, और जो स्ट्रीट थी ना वो पक्की सड़कें थी, पक्की, क्योंकि उसके ऊपर जो आग से तपे हुए जो ईंटें थे ना, ब्रिक थे, उससे वो पूरी की पूरी स्ट्रीट बनी हुई थी, मतलब पक्की सड़क बनी हुई थी, कच्ची मिट्टी की सड़क नहीं थी। उसके ऊपर जैसे आज का पेवर ब्लॉक्स डाल देते हैं ना, तो उस वक्त की जो सड़कें मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ईंटों से बनी हुई थी। देयर वर कवर्ड ड्रेन्स एंड रनिंग अंडर दैम, और इन सड़कों के नीचे नाले बह रहे थे जो कि कवर्ड थे। तो सोचो, आज तो देखते हो आज के टाउन में तो आपको खुली नालियाँ मिल जाती हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़माने में आपको जो नाले मिल रहे थे वो कवर्ड थे। तो देखो कितने अच्छे तरीके से वो लोग रहते थे। देयर वर लैम्प पोस्ट एट रेगुलर डिस्टेंसेस फॉर स्ट्रीट लाइट इन एवरी स्ट्रीट एंड लेन। जैसे आज की डेट में आप देखते हो ना कि अपनी सड़कों में और गलियों में लैम्प पोस्ट लगे रहते हैं रोशनी के लिए, ऐसे ही लैम्प पोस्ट मिले थे वहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी, जहाँ पे, तो इससे पता चलता है कि वहाँ की जो स्ट्रीट और लेन्स वगैरह थी वहाँ पे लैम्प पोस्ट लगे थे ताकि रोशनी रहे गलियों में और सड़कों में, राइट। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, यानी कि कौन कौन सी नदियाँ वगैरह थी। मोहनजोदारो, लोथल एंड अदर सिटीज़ आर नोन टू हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। माना जाता है कि मोहनजोदारो, लोथल और बाकी शहरों में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। हाउस ड्रेन्स एम्प्टीड इनटू द मेन ड्रेन्स, हर घर का जो ड्रेन था, नाला था, वो मेन नाले में जाके मिल जाता था। द मेन ड्रेन्स रैन अंडर द मेन स्ट्रीट बिलो मैनी लेन्स, और जो मेन नाला था वो इन गलियों और सड़कों के नीचे बहता था, मतलब ऊपर ओपन में कुछ भी गंदगी नहीं रहती थी। जितने भी नाले आले थे वो उन्होंने सड़क के नीचे बना रखे थे, और वो सीधे जाके बाहर खुल जाते थे, शहर के बाहर वो खुलते थे, ठीक है। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ा अच्छा था। ये नहीं कि यहाँ वहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है या ओपन में लोग बाग ड्रेनेज सिस्टम ओपन में बना हुआ है, नहीं, वेल प्लान था। जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था वो वेल प्लान था, राइट। ऑल द ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स और स्टोन, जितनी भी नालियाँ थी वो ब्रिक्स से और या स्टोन से कवर्ड थी। इंस्पेक्शन मैन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर डिस्टेंसेज, और बीच बीच में मैन होल्स थे जिसको खोलकर नाले की सफाई हो जाती थी। जैसे आज के ज़माने में आप देखते हो ना मैन होल्स रहते हैं, मैन होल्स में क्या होता है, ढक्कन लगा रहता है, उसे खोलते हैं ताकि उसकी सफाई की जा सके, जो भी कचरा वचड़ा हटा के उसको साफ़ किया जाए। तो इसी तरीके से उस टाइम पे भी पहली बात तो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो क्लोज था, कवर्ड था सारा का सारा, लेकिन बीच बीच में इन्होंने मैन होल दे रखे थे ताकि उसको खोल के उन ड्रेनों की सफाई हो सके, कभी ब्लॉकेज वगैरह की अगर शिकायत आ जाती है। रिफ्यूज और डर्ट वॉज नॉट अलाउड टू बी थ्रोन इनटू द ड्रेन, जितना भी घर की जो गंदगी होती थी, जो बाथरूम वगैरह जो गंदगी होती थी वो डायरेक्टली ड्रेन में नहीं निकाली जाती थी। देयर वॉज अ सोक पिट इन द ड्रेन ऑफ द एवरी हाउस, हर हाउस में, हर घर में जो नालियाँ होती थी वहाँ पे एक सोक पिट बनाया जाता था। जो घर का जो ये जो पॉटी वगैरह जो होती थी वो सोक पिट में जाके डाली जाती थी ताकि वो वहीं की वहीं ज़मीन में सोक हो जाए, ठीक है ना। वाटर सप्लाई वॉज ऑल्सो गुड, और पानी का सप्लाई भी बड़ा अच्छा था, राइट। तो ड्रेन जो नाला था उसमें पॉटी वॉटी का पानी नहीं बहता था, पॉटी वॉटी का पानी के बहने के लिए उन्होंने अलग से हर घर में सोक पिट था जहाँ पे ये गंदा पानी जाके सोक हो जाता था। बाकी जो आप बर्तन धोने में, कपड़े वपड़ा धोने में जो पानी आपका निकल रहा है वो आपका ड्रेन में जाता था, ठीक है। बिल्डिंग और हाउसेस कैसे थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली हैड बिल्ट 3 कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स, नेमली द लार्ज बिल्डिंग, द पब्लिक बाथ एंड द पीपल ड्वेलिंग हाउसेज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोगों ने 3 कैटेगरी की बिल्डिंग्स बनाई थी। एक तो थी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, दूसरे था पब्लिक बाथ था, और तीसरा जो बिल्डिंग थी वो लोगों के रहने के घर थे जिनको हम पब्लिक पीपल ड्वेलिंग हाउसेज भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की बिल्डिंग्स मिली खुदाई में। पहली तो बड़ी बिल्डिंग्स मिली, दूसरा पब्लिक बाथ मिला, और तीसरा लोगों के रहने के घर मिले। द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो मोहनजोदारो हड़प्पा जो शहर था वो 2 हिस्सों में बटा था। पार्ट 1 ऑफ द सिटी वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड ग्राउंड एंड इट वॉज कॉल्ड द सिटाडेल। एक हिस्सा जो था वो जो ज़मीन से थोड़े ऊंची स्थान, मतलब टीले पे बना हुआ था, इसको सिटाडेल कहते हैं। इट हैड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग सच एज द ग्रेनरीज, वर्कशॉप्स, असेंबली हॉल एंड द फैक्ट्रीज। और जितनी भी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंग्स थे, यानी कि ग्रेनरीज हुआ, वर्कशॉप्स हुआ, या असेंबली हॉल हुआ, या फैक्ट्री हुआ, वो इस ऊंचे स्थान यानी कि सिटाडेल में थे। समझ में आ रहा है। जो पार्ट 2 था सिटी का वो लोअर साइड का था, वो उसमें लोगों के रहने के घर बने थे। पार्ट 2 ऑफ द सिटी वॉज ऑन द लोअर साइड विच वॉज यूज टू बिल्ड हाउस। देखो किस तरीके से था। सपोज करो कि तुम्हारा ये एक शहर है, ठीक है, तो इसमें एक रेज्ड प्लेटफॉर्म था, जिस पर तुम्हारी जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो बनी हुई थी, मतलब ग्रेनरीज हुई, असेंबली हॉल्स हुए, वर्कशॉप्स हुए, फैक्ट्रीज हुए, ये ऊंचे जो टीला था उसमें था। और जो नीचे का जो स्ट्रक्चर था उसमें लोगों के रहने के घर बने हुए थे,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह जो थी ऊंचाई पे क्यों बनाई थी कि बाई चांस फ्लड वगैरह आ जाए, है ना, कुछ हो जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नष्ट नहीं हो, राइट। तो जो शहर था वो दो चीज़ें, एक हिस्सा ऊंचाई पे था और एक हिस्सा निचाई पे थे। ऊंचाई पे जो हिस्सा था उसको सिटाडेल कहते थे, और सिटाडेल में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज वगैरह, वो वहाँ थे, राइट। द ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या होती है? ग्रेनरीज वो जगह थी जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है, ठीक है। देखो आपको ये इस वाली पिक्चर में आपको ग्रेट ग्रेनरीज के बारे में दिखा रहे हैं, इस वाली इसमें पिक्चर में देखो, आप पिक्चर भी देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। ये तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम दिखा रहे हैं कि देखो जो नालियाँ हैं और ये कवर्ड थी, ठीक है ना। द ग्रेट ग्रेनरी एट हरप्पा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन द सिटाडेल। सिटाडेल की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी वो ग्रेट ग्रेनरीज कहलाती हैं। ग्रेनरीज क्या होती हैं? ग्रेनरीज वो स्ट्रक्चर होता था जिसमें ग्रेन यानी कि अनाज स्टोर किया जाता था, ताकि आगे फ्यूचर में उनका इस्तेमाल किया जा सके। कभी अगर सूखा हुआ पड़ गया और अनाज की कमी हो गई तो आप इन ग्रेनरीज से अनाज निकाल के खा सकते हैं, तो लोग भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बना रखी थी। तो अच्छा, ग्रेनरीज जब पाई गई तो उससे ये भी पता चला कि उनके यहाँ जो अनाज उस वक्त जो लोग उगाते थे वो सरप्लस में उगाते थे, मतलब एक्स्ट्रा अनाज भी उगता था जिसको वो स्टोर भी कर लेते थे। यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा था, तभी तो इतना ज़्यादा पैदावार होती थी कि एक्स्ट्रा जो अनाज था उसको स्टोर करने के लिए उनको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनानी पड़ी थी, है ना। तो हरप्पा के सिटाडेल पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिला था वो ग्रेट ग्रेनरीज था। इट वॉज ऑल्सो द लार्जेस्ट, मेजरिंग 61.5 मीटर एंड लॉन्ग एंड 15.5 मीटर वाइड। सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता था ग्रेनरीज, जो कि करीब 61.5 मीटर लंबा और तुम्हारा 15.5 मीटर चौड़ा था। सिमिलरली द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो वॉज ऑल्सो अ ग्रेनरी। तो हरप्पा में जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वो ग्रेनरी थी, मोहनजोदारो में भी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो ग्रेनरी थी, और इसका मेजरमेंट था 46 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। तो दोनों ही जगह, हरप्पा और मोहनजोदारो दोनों ही जगह जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था वो ग्रेनरी था, और ग्रेनरी सिटाडेल के ऊपर बनी हुई थी, और करीब, और इसका इस्तेमाल होता था अनाज को स्टोर करने में, राइट। अब देखो दूसरा पिक्चर, फायर बर्न ब्रिक्स वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर वॉल एट लोथल। लोथल में एक कुआं मिला, और कुआं में देखा गया तो कुआं जो बना हुआ था वो पक्के ईंटों से बना हुआ था, यानी कि मतलब ईंटों का का इस्तेमाल होता था इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। तो एक तो ग्रेनरी मिली। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मिला वो था ग्रेट पब्लिक बाथ, जो कहाँ मिला? मोहनजोदारो में। ये भी याद रखना कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ मिला था। तो ग्रेट पब्लिक बाथ मिला था मोहनजोदारो में। अ ग्रेट पब्लिक बाथ हैज़ बीन एक्सकवेटेड एट मोहनजोदारो। इट्स ओवरऑल डायमेंशन वॉज 55 मीटर बाई 35 मीटर। इसका डायमेंशन करीब 55 मीटर बाई 35 मीटर था। और ग्रेट पब्लिक बाथ ना एक तरीके से बहुत बड़ा सा जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उस तरीके से था। मतलब एक पब्लिक पूल था, एक पब्लिक बेदिंग पूल था जहाँ पर लोग आके नहाते थे। द बेदिंग पूल वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पब्लिक बाथ। इस पब्लिक बाथ के बीचों बीच एक नहाने का पूल था, और उसका जो मेजरमेंट था वो 11.7 मीटर्स बाई 6.9 मीटर था। मतलब पूरा पब्लिक बाथ का जो मेजरमेंट था वो 55 बाई 35 था, और इसको ठीक बीचों बीच नहाने की जगह थी, बेदिंग पूल था, जिसका जो मेजरमेंट था वो 11.7 मीटर बाई 6.9 मीटर था। द डेप्थ ऑफ द बेदिंग पूल वॉज करीब 2.5 मीटर गहरा था ये पूल। द फ्लोर ऑफ द पूल वॉज मेड ऑफ बर्न ब्रिक्स, और इसका भी जो फ्लोर था वो पक्के ईंटों से बना हुआ था। और ताज्जुब की बात है कि पूरे के पूरे पूल में कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं मिला था। सोचो, इतना पुराना ज़माने का बना हुआ जो ग्रेट पब्लिक बाथ जब खुदाई में निकल के आया तो कहीं से भी ज़रा सा भी लीकेज नहीं मिला था। तो इसका मतलब कि उस वक्त इनका आर्किटेक्चर कितना एडवांस था, कितने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया था, ताकि इसमें किसी भी लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। असेंबली हॉल जो था, द असेंबली हॉल वॉज अनदर पब्लिक बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। इट वॉज स्क्वायर हॉल ऑफ 25 मीटर्स बाई 25 मीटर्स। जो अनदर जो बिल्डिंग मिली वो थी असेंबली हॉल, और ये भी मोहनजोदारो में मिली। और एक चौकोर ये हॉल था जो 25 बाई 25 मीटर का था। इसमें करीब 20 बड़े बड़े पिलर थे टू सपोर्ट द हाई पिच्ड रूफ, क्योंकि उसकी रूफ जो थी बहुत ऊंची थी। उस रूफ को सपोर्ट करने के लिए करीब इस असेंबली हॉल में 20 बड़े बड़े पिलर्स लगे थे। दीज पिलर्स वर अरेंज्ड इन 4 रोज ऑफ 5 पिलर्स ईच।
ये जो पिलर्स थे वो 4 रोज में लगे थे और हर रो में 5-5 पिलर था, तो 5 into 4 कर लो तो 20 पिलर्स मिल गए। इन दिस हॉल द रूलर्स हेल्ड देयर मीटिंग्स, और इन हॉल्स, इन असेंबली हॉल का क्या इस्तेमाल होता था उस वक्त, जो रूलर्स होते थे वो अपनी जो पब्लिक मीटिंग करते थे, जो मीटिंग करते थे वो इन असेंबली हॉल्स में करते थे, इसलिए ये इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, तो असेंबली हॉल भी तुम्हारे को कहाँ मिला? मोहनजोदारो मिला। ग्रेट पब्लिक बाथ भी कहाँ मिला? मोहनजोदारो में मिला। ग्रेनरीज आपको हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों में मिली। फोर्थ है पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस। पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस मतलब लोगों की रहने की जगह। द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदारो हैड द ड्वेलिंग हाउसेस ऑफ द पीपल। द हाउसेस अनअर्थ वर ऑफ डिफरेंट साइजेस, दैट इज फ्रॉम 2 रूम हाउसेस टू द पैलेशियल वंस। जो शहर का जो नीचे वाला हिस्सा था, बड़े ऊंचे वाले हिस्से में तो आपको ग्रेनरीज, असेंबली हॉल और ग्रेट बाथ मिला। जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ पे लोगों के रहने के घर मिले। जो घर थे वो अलग अलग साइज़ के थे, मतलब 2 रूम 2 कमरे का घर भी मिला और साथ साथ में बड़े बड़े पैलेस, मतलब बड़े बड़े एले फैले घर भी मिले, है ना। तो जो लोग जैसे होते होंगे, जो अमीर लोग होते होंगे वो अच्छे लंबे चौड़े घर में रहते थे, जो थोड़े गरीब होते होंगे वो छोटे छोटे घरों में रहते होंगे, है ना। ये इन्होंने असेंबली हॉल्स का जो अवशेष मिले, जो रूइंस मिले वो दिखा रहे हैं। ठीक है, ऊंचाई में जो चीज़ दिख रही है ना इसको सीटाडेल कह रहे हैं, और जो नीचाई में जो चीज़ है ना यहाँ पे लोग आकर रहते थे, वहाँ पे उनके रहने के घर थे। ठीक है, ये जनरल व्यू है घरों का इस तरीके से देखने में। फिर तो दो खुदाई भी मिले हैं, तो इतने सालों में टूट फूट हो गई है, लेकिन फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाता है कि 2 कमरे का घर था कि 4 कमरे का घर था। तो कुछ जो घर थे वो 2 कमरे के थे और कुछ बड़े घर भी थे, उसमें 8-10 कमरे भी थे। मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज हैड डबल स्टोरी। अधिकतर जो घर थे वो डबल स्टोरी थे, सोच लो, एज इज क्लियर फ्रॉम द स्टेयर मार्क्स, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ के भी निशान मिले हैं कि हर घर में सीढ़ियों के होने के निशान मिले हैं। इसका मतलब क्या था कि जो घर थे वो अधिकतर डबल स्टोरी थे, है ना। द फर्स्ट फ्लोर हैड स्लीपिंग एंड अदर रूम्स। जो पहला फ्लोर था उसमें सोने के कमरे और बाकी के कमरे होते थे, और जो नीचे का जो पोर्शन होता था उसमें किचन वगैरह होती थी। द हाउसेस वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मड मोटार। जो घर बने थे वो पक्के ईंटे के और मिट्टी के बने हुए थे। एवरी हाउस हैड अ बाथरूम, अ स्टोर रूम, अ किचन, अ वॉल चैम्बर एंड डस्टबिन। हर घर में एक बाथरूम मिला, स्टोर रूम मिला, किचन मिला, एक वॉल चैम्बर मिला और डस्टबिन्स मिले। सोचो, डस्टबिन्स मिले इसका मतलब कि साफ़ सफाई से भी रहते थे। भाई टाउन प्लानिंग से ही समझ में आ रहा है कि लोग साफ़ सफाई से रहते थे, तभी तो नाले वाले सब कवर्ड थे। द किचन हैड अ फायर प्लेस। किचन में एक फायर प्लेस था जहाँ पे खाना बनता था। इन द कोर्ट यार्ड यानी आंगन। दे प्लेस्ड एन अवन ऑल्सो, और इनके आंगन में भी एक अवन लगा था जिसमें खाना पकाते होंगे ये लोग। द हाउस वाइफ यूज टू ग्राइंड स्पाइसेस विद पेस्टल एंड मोटर। खुदाई में पेस्टल मोटर यानी सिलबट्टा भी मिला। इसका मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि जो हाउस वाइफ होती होंगी वो मसाले इस सिलबट्टे में पीसते होंगे, पेस्टल और मोटर में। बाथरूम्स हैड पेव्ड एंड स्लैंटिंग फ्लोर। बाथरूम भी जो थे वो पेव्ड थे, मतलब पूरे ईंटे से बने हुए थे, और उनका जो फ्लोर था स्लैंटिंग था, मतलब तिरछा था, या ताकि पानी अपने आप से नालियों में बह जाए। द रूफ्स वर फ्लैट एंड मेड ऑफ मड, रीड एंड वुड। जो छतें थी वो फ्लैट थी, जैसे हम लोग की जो नॉर्थ इंडिया में जो छतें होती हैं ना फ्लैट होती हैं उस तरीके थी, और इसमें मड, रीड और वुड से बनी हुई थी। ईच हाउस हैड इट्स ओन वेल। हर घर में अपना खुद का कुआं होता था, तो पानी की भी इनको कोई कमी नहीं थी। सो रेगुलर वाटर सप्लाई वॉज ऑलवेज अवेलेबल। तो हमेशा इनको प्रॉपर पानी की सप्लाई मिलती रहती थी। तो ये तो थी जो मेन स्ट्रक्चर मिला। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड क्राफ्ट कैसा था? Statues and figurines of a young bull, a stout watchdog, a shawl-wearing yogi, a dancing girl, and a male dancer have been found at different sites of the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization के अलग-अलग साइट पे आपको बहुत सारी स्टैचू और बहुत सारे फिगर्स मिले। कौन सा? एक छोटा से बुल का मिला, एक नाटा से वॉच डॉग का मिला, स्टाउट मतलब छोटा सा नाटा सा एक डॉग का वो मिला फिगर, एक शॉल पहना हुआ एक योगी की मूर्ति मिली, एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली, एक मेल डांसर की मिली। तो ये सब चीज़ें अलग अलग साइट्स पे मिली। ऑल दीज नाइसली डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द एनिमल्स एंड पीपल ऑफ who statues these are। इन जो ये सब चीज़ें मिली खुदाई में, इसको देख के समझ में आता है कि उस टाइम पे लोग बागों के फीचर्स कैसे थे, जानवर वगैरह कैसे लगते थे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है समय के साथ से चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं, तो उस वक्त कैसे लोग पाए जाते थे, जानवर कैसे थे, वो इनको देख के पता चलता है, क्योंकि जैसे होते होंगे वैसे ही तो वो उसका फिगर बनाएंगे। द मेटल क्राफ्ट्स पर्सन एट मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वर क्वाइट स्किल्ड इन द आर्ट। और जिस तरीके से स्टैचू ऑफ फिगर्स मिले ना, उससे ये बात तो पता हो गई कि जो मेटल क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जो मेटल से जो मूर्तियाँ बनाते थे, वो क्राफ्ट्समैन बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे, है ना, एफिशिएंट थे, कि बड़ी अच्छी बारीकी का काम इन्होंने किया था।
अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल इज शोन रिलैक्सिंग आफ्टर डांस परफॉर्मेंस। एक ब्रोंज स्टैचू मिली, एक डांस करने वाली एक लड़की की एक ब्रोंज स्टैचू मिली जो डांस करने के बाद रिलैक्सिंग पोजीशन में खड़ी हुई है, मतलब कमर में हाथ रख के खड़ी हुई है, जैसे रिलैक्स कर रही हो, है ना, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। हर राइट हैंड इज ऑन हर हिप एंड हर लेफ्ट हैंड इज डैंगलिंग फ्री। एक हाथ उसके कमर में है और एक हाथ फ्री छूटा हुआ है। शी इज़ वेयरिंग लार्ज नंबर ऑफ बैंगल्स, और उसके एक हाथ में बहुत सारे बैंगल्स हैं, है ना। तो इतने अच्छे, इन्होंने बारीकियां से ये स्टैचू बनाई है, यानी कि जो क्राफ्टमैनशिप थी इन मेटल क्राफ्ट्समैन की वो काफ़ी अच्छी थी, राइट। देखो ये ग्रेट पब्लिक बात है, कितना अच्छा दिख रहा है, देख रहे हो ना कि ये बीच में तुम्हारे नहाने वाला एरिया पोर्शन है, ये साइड से सीढ़ियाँ इससे उतर के आते थे और यहाँ सब जगह चेंजिंग रूम वगैरह बने थे, है ना। ये पूरा ग्रेट पब्लिक बात है और ये बीच में पूल एरिया है। जो डांसिंग गर्ल की बात करें ना, ये स्टैचू है, देखो एक हाथ उसके कमर में रखा है, दूसरा नीचे लटका हुआ है और इस हाथ में खूब सारी चूड़ियाँ हैं, ये ब्रोंज की बनी हुई है, ठीक है। तो ये वो है। उसी तरीके से ये एक तरीके से बुल जो मिला था मोहनजोदारो पाकिस्तान में, और ये मैच्योर हड़प्पा पीरियड यानी कि C2100 17 BC का है और टेराकोटा का बना हुआ है, एक तरीके से मिट्टी का बना हुआ है, राइट। तो ये इस तरीके से आप जो पिक्चर्स देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा किस तरह की चीज़ें मिली। आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्री बनाने की बड़ी अच्छी कला थी उनकी। द इंडस वैली पॉटर्स क्वाइट वेल न्यू द यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील, उनको पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल करना बड़े अच्छे से आता था, इसलिए बहुत अच्छे प्रकार की पॉटरी मिली है। पॉटरी यानी मिट्टी के बने बर्तन मिले हैं। विद इट्स हेल्प दे प्रोड्यूस आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिजाइंस। पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल करके उन्होंने अलग अलग शेप और डिज़ाइन के बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हैं। द क्ले पॉटरी वॉज बेक्ड एंड इट्स सर्फेस वॉज पेंटेड विद ग्लेज्ड कलर। जो मिट्टी की बनी पॉटरी थी उसको अच्छे से आग में तपाकर उसको पक्का किया जाता था, साथ में उसमें अलग अलग कलर की पेंटिंग करते थे, और जो पेंट के जो कलर्स थे वो ग्लेज्ड यानी चमकीले शाइनिंग वाले कलर्स थे, राइट। बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स वर मेड ऑन दीज आइटम्स ऑफ पॉटरी, और इन पॉटरी के ऊपर चिड़िया, जानवर या ह्यूमन के फिगर्स बनाते थे। तो इस तरीके से पॉटरी मिली, दिख रही है ना आपको, अलग अलग शेप में और साइज में मिल रही है, और ये सारी की सारी पकाते थे और फिर इनके ऊपर कलर करते थे, राइट। कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स, जो कार्विंग और पेंटिंग होती थी वो कैसी होती थी? द इंडस वैली पीपल वर वेरी गुड इन द आर्ट ऑफ कार्विंग, ऑल्सो देयर कार्विंग्स ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑन सील्स आर रियली प्रेजवर्दी। कार्विंग में और पेंटिंग में भी ये लोग माहिर थे, तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों में कार्विंग करी है और अलग चीज़ों को पेंट किया है, जिससे पता चलता है कि कार्विंग और पेंटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। Pottery motifs, intersecting circles motifs on painted pot from Mohenjo-daro, Pakistan, Harappa period. Painted pot black and red with people leaf design, Harappa period. The decorated terracotta lid of an urn found at Harappa. तो ये ढक्कन मिला है, ये मिला, ये तुम्हारा पॉट मिला। इंडस वैली पॉटरी वॉज ऑफन रेड विद ब्लैक ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो देखो रेड और ब्लैक का डिजाइन बनी मिली जो पॉटरी में मिली। द इंडस वैली पीपल लाइक पेंटिंग, सो दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन फिगर्स ऑन अर्दनवेयर्स एंड यूटेंसिल्स। उनके जो अर्दनवेयर्स यानी कि मिट्टी के जो बर्तन मिले और भाई बाकी बर्तन मिले, उसमें अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स मिली और डिजाइन और फिगर्स मिले। इससे ये पता चला कि उस टाइम के लोग पेंटिंग के बड़े शौकीन थे, तभी तो उन्होंने चीज़ पेंट कर रहे थे, है ना। सील्स कैसे थे? फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वर एनग्रेव्ड ऑन द सील्स। सील्स जो ठप्पे होते हैं उस पर जानवर का या ह्यूमन बींग्स के फिगर्स बने हुए थे, है ना। तो जो बड़े लोग थे जो व्यापार करते होंगे या रूलर्स वगैरह होते वो इन सील्स का इस्तेमाल करते थे। तो जो भी एनिमल का शेप फिगर बनाए या ह्यूमन बींग का फिगर बनाए, उससे पता चल जाता था कि ये सील इसको बिलोंग करती है। फ्रॉम दो सील्स वी गेट टू नो अबाउट द ड्रेस। तो इन सील को देख के पता चलता है कि वो लोग, वहाँ के लोग किस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, किस प्रकार की हेयर स्टाइल करते थे, कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे, यानी जेवर वगैरह पहनते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बाग। These seals reveals a lot about the religious belief, commercial activities and trade relations of the people of those times. इन सील से ये तो पता चला ही कि वो ड्रेस कैसी पहनते थे, हेयर स्टाइल क्या रखते थे, ऑर्नामेंट्स क्या थे। साथ साथ में ये भी पता चला है इन सील्स को देख के कि इनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, मन की किस तरीके से धारणा ये रखते थे, कौन से धर्म को मानते थे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ किस प्रकार की थी, इनके ट्रेड रिलेशंस कैसे थे बाकी लोगों से, इसके बारे में भी जानकारियाँ पता चली जब हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने सील्स को अच्छे से स्टडी किया। दे ऑल्सो टेल्स अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली पीपल, और इंडस वैली पीपल कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे लिखने बोलने के लिए, इसके बारे में पता चला। ऑफ द ऑल 2000 सील डिस्कवर सो फार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द सील ऑफ शिवा और पशुपति विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। करीब 2000 सील्स मिली, उसमें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सील है वो शिवा या पशुपति जी की है, मतलब भगवान जो लॉर्ड शिव है उनकी मिली, जो कि मोहनजोदारो से डिस्कवर हुई थी, ठीक है। द आर्ट ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते थे? हड़प्पन पीपल न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग।
इनकी सील्स देखे ये तो समझ में आ गया कि इनको लिखना भी आता था, है ना। मैनी स्पेसिमेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड ऑन द सील्स, कॉपर टैबलेट्स, एक्सेस एंड पॉटरी। बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेन मिले जहाँ पे इनकी स्क्रिप्ट दिखी, जैसे कि सील में भी कुछ लिखा हुआ था, कॉपर के जो टैबलेट्स मिले थे उसमें भी कुछ कुछ लिखा हुआ था, इनकी कुल्हाड़ियाँ, एक्सेस और पॉटरी जो मिली थी उसमें भी कुछ खरोच खरोच के लिखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड टिल नाउ। लेकिन अभी तक इस स्क्रिप्ट को हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं, मतलब इसको डिकोड नहीं कर पाए कि आखिर इन भाषा का मतलब क्या है। जैसे आप देख रहे हो ना कि इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो ये इसमें चीज़ें दिख रही है ना, ये इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह मिली हैं, यानी कि स्क्रिप्ट है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को अभी हम समझ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए कि इसका मतलब क्या है, ये अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, ये याद रखना, राइट। तो Harappan people knew the art of writing. Many specimens of Harappan script have been found on the seals, copper tablets, axes and pottery. But unfortunately, the Harappan script has not been deciphered till now. अभी तक उसको पता नहीं लगाया जा सका है कि ये क्या बोल करना क्या चाह रहे हैं. Some scholars connect it to the Indo-Aryan and Sanskrit, while some other connect it to Sumerian language. बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये स्क्रिप्ट इंडो आर्यन और संस्कृत से मिलती जुलती है, और बहुत से लोग ये का बोलना है कि ये सुमेरियन भाषा से मिलती जुलती है. There are more than 400 signs in Harappan script and most of these have been found on seals. जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो साइंस का इस्तेमाल करते थे, करीब 400 साइंस का इस्तेमाल ये लोग करते थे लिखने के लिए. जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट होते हैं हमारी इंग्लिश भाषा में 26 अल्फ़ाबेट है, या हिंदी में है तुम्हारे लेटर्स, उसी तरीके से हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो साइंस जो मिले वो 400 साइंस मिले, और अधिकतर सील्स में देखने को मिले. अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, अ ग्रुप ऑफ फ्यू लेटर्स. बहुत सारे तो ऐसे हैं कि छोटे छोटे साइन होते हैं और बहुत छोटे छोटे लेटर्स से मिलकर बनते हैं. नो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट सो फार. दो भाषा में कोई भी इंस्क्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है ना, यानी कि एक सिंगल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता था. इट इज़ पिक्टोग्राफिक. इन लोग पिक्चर का इस्तेमाल करते थे कोई भी चीज़ बोलने या लिखने में. इसको जब पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं. आप देख रहे हैं ना, बुल का पिक्चर बनाया, फिर कोई कोई पिक्चर बना के इसको लिखा है. यहाँ पे भी आप देखो अलग अलग प्रकार के पिक्चर्स बनाए हैं. सील सोइंग सेरेमनी विथ फिगर्स एंड बुल, सील ऑफ हमड बुल, स्पेसिफिकली इंडियन ब्रीड फ्रॉम रिमोट एंटिक्विटी. उसी तरीके से सील विथ स्वास्तिक डिज़ाइन है ना, स्वास्तिक डिज़ाइन दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि हिंदू कल्चर या हिंदू ट्रेडिशन को मानते थे. फिर एक यूनिकॉर्न की सील दिख रही है जिसमें एक सींग का घोड़ा दिख रहा है आपको, है, और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. फिर ये एक सील ये वाली मिली हुई है, हिंदू सील फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर. ठीक है, इसमें भी जो जो तुम्हारे वो बने एक तरीके से जो हमारे लक्ष्मी मंत्र वगैरह बनते हैं ना, उस तरीके की चीज़ बनी हुई है. सील शोइंग अ हॉर्न एंड इथियोपिक गॉड सराउंडेड बाय अ बफेलो. फिर इसमें दिखा रहे हैं या एक तरह राइनोसोरस एंड एलिफेंट एंड टाइगर. तो ये वाली सील भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है ना. तो इस तरीके की सील्स मिली है. एंड ईच साइन स्टैंड्स फॉर साउंड, एब्स्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट. तो जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, और हर एक साइन का किसी साउंड, हर एक साइन का मतलब या तो कोई साउंड होता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट या कोई ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इसका. इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये भी लेफ्ट टू राइट लिखते थे जैसे हम लोग लिखते हैं. एंड वॉज इन्वेंशन ऑफ द हड़प्पन्स देमसेल्व्स, और हड़प्पन्स की खुद की स्क्रिप्ट थी. ठीक है. इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी लोगों की, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, किस तरीके से वो कपड़े पहनते थे या जेवर पहनते थे. द इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्पिन कॉटन एंड वुलन यार्न. ये माना जाता है कि इंडस वैली के जो लोग थे वो पहले थे पूरी दुनिया में जिनको धागा बनाना आता था, और इन धागों से बुन के ये कपड़ा भी बनाना जानते थे. द इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्पिन कॉटन एंड वुलन यार्न. तो कॉटन से बने हुए कपड़े और वुलन से बने हुए कपड़े ये पहनते थे, यानी कि इनको धागा बनाना आता था और धागा से ये फैब्रिक बना लेते थे. दिस हैज़ बीन कन्फर्म फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ अ नंबर ऑफ क्ले स्पिंडल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और ओवर द सिटीज़. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे जितने भी हड़प्पन और मोहनजोदारो में की जो साइट्स मिली, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जितनी भी साइट्स मिली, उसमें बहुत सारी मिट्टी की बनी हुई स्पिंडल्स मिले जिसमें धागा लपेटते हैं, और वो अलग अलग साइज़ के थे. इसका मतलब इनको धागा बनाना आता था. मोर ओवर नीडल्स एंड बटन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड देयर. और सिर्फ धागा लपेटने वाले स्पिंडल ही नहीं मिले, साथ साथ में सुइयाँ भी मिली और बटन भी मिले, नीडल और बटन भी मिले, जिससे पता चला कि इनको कपड़ा बनाना आता था. दे प्रेफर्ड लूज
लूज ड्रेसेस, इनकी जो सील व्हील में जो कपड़े पहनाए हैं उससे देख के पता चलता है कि लोग लंबे ढीले कपड़े पहनते थे। मैन वोर धोती एंड शॉल, जो आदमी लोग थे वो धोती और शॉल पहनते थे। और वुमेन वोर अ टाइप ऑफ स्कर्ट एंड रैप्ड अ शॉल अराउंड द शोल्डर, और जो विमेन होती थी वो स्कर्ट पहनती थी और ऊपर एक शॉल से अपने अपर पार्ट को कवर करती थी। मैन कैप्ट देयर हेयर शॉर्ट एंड देयर बियर्ड ट्रिम्ड, जो आदमी लोग थे वो अपने जो बाल छोटे छोटे रखते थे और उनकी बियर्ड जो दाढ़ी होती थी वो भी वेल ट्रिम्ड रहती थी, मतलब शॉर्ट रहती थी। विमेन ऑन द अदर हैंड लाइक टू कीप लॉन्ग हेयर एंड ड्रेस्ड देयर हेयर इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, जबकि औरतें जो हैं वो उनके बाल लंबे होते थे और वो अपने बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल बनाती थी। दे यूज्ड कॉम्स टू डेकोरेट देयर हेयर, वो कंघी का इस्तेमाल करती थी अपने बालों को सजाने के लिए। मैन एंड वीमेन बोथ रिच एंड पुअर वोर ऑर्नामेंट्स, जितने भी औरत आदमी थे चाहे वो अमीर थे या गरीब थे वो अलग अलग प्रकार के जेवर पहनते थे। नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स एंड फिंगर रिंग्स वर कॉमन टू बोथ मैन एंड वुमेन, आदमी औरत दोनों नेकलेस भी पहनते थे, फिलेट्स भी पहनते थे, आर्मलेट्स भी पहनते थे और फिंगर रिंग्स भी पहनते थे। इन एडिशन टू दीज विमेन ऑल्सो वोर गर्डल्स, बेल्ट फॉर द वेस्ट, यानी कि कमरधनी भी पहनते थे, कमर पहनने वाली वेस्ट बेल्ट भी पहनते थे। ईयर रिंग्स भी पहनती थी औरतें, नोज रिंग्स भी पहनते थे, पायल यानी कि एंकलेट्स भी पहनते थे, चूड़ियाँ यानी बैंगल्स, और नोज स्टड्स यानी कि जो नाक में जो लॉन्ग पहनते वो, और ब्रेसलेट्स। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जेवर पहनते थे। देखो ये सारे जेवर मिले खुदाई में, है ना। इससे देखने को पता चलता है कि अरे हाथ में भी कड़े पहनते थे, पैरों में भी पहनते थे, पायल भी पहनते थे, गले में भी अलग अलग प्रकार के पहनते थे, ब्रेसलेट्स भी पहनते थे, नाक में भी पहनते थे, कान में भी पहनते थे और कमर में भी पहनते थे। ठीक है ना। ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ हड़प्पा। The women loved cosmetics, they were fond of looking beautiful and charming। और कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली खुदाई इसमें ये भी पता चला कि जो women थी वो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी करती थी और उनको सुंदर दिखने का और ब्यूटीफुल दिखने का बड़ा शौक था, वो अपने आप को सजा धजा के रखती थी। खाना फूड किस प्रकार का था? द पीपल ऑफ द इंडस वैली एट वीट एंड बार्ले। जो चीज़ें मिली उससे ये पता चलता है कि उस वक्त के लोग गेहूं और बार्ले यानी कि जौ खाते थे। दे ग्राउंड दीज इन माइलस्टोन्स एंड बेक देम इनटू ब्रेड। ये जो चक्की होती है, हाथ की चक्की, उससे इसका आटा बनाते थे और इसको पकाते भी थे। जैसे हम लोग रोटी सेक के खाते हैं ना, ऐसे इन लोग भी पका के खाते थे। राइस टू वॉज पार्ट ऑफ देयर फूड। गेहूँ और वीट और बार्ले के अलावा लोग राइस यानी चावल भी खाते थे। बिसाइड्स दीज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट स्पेशली pomegranates and bananas, fresh vegetables, fish and meat were also taken by them as item of their food। इसके अलावा ये दूध से बने प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स या स्पेशली अनार और केला खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, फिश मीट वगैरह भी खाते थे। ऐसी चीज़ें मिली जिससे पता चला कि वो उनका खाना पीना ये था। ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली। जो लोग इंडस वैली के थे उनका मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर था। अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे। द फील्ड्स वर नियर द रिवर, सो दे बिल्ड स्मॉल डैम्स, चैनल्स एंड एम्बैंकमेंट्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर। इनके जो फील्ड्स होते थे वो नदी के पास होते थे और नदी के पानी को रोकने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने छोटे छोटे डैम्स बना रखे थे, चैनल्स यानी नहरें बना रखी थी और एम्बैंकमेंट्स बना रखे थे ताकि इनके खेतों में रेगुलर पानी की सप्लाई रहे। यानी कि उस वक्त इनको डैम बनाना आता था। द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेनरी सजेस्ट दैट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज क्वाइट इन सरप्लस। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि खुदाई में ग्रेनरीज मिली, इसका मतलब ये था कि उनका जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो ज़रूरत से ज़्यादा था, तो एक्स्ट्रा सरप्लस फूड को ये स्टोर करके, अनाज को स्टोर करके ग्रेनरीज में रख लेते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरा काम ये लोग करते थे वो जानवरों को पालने वाला काम करते थे, इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। कौन कौन से जानवर ये पालते थे? ऑक्सन, बुल्स, शिप्स, पिग्स, बफलोज और एलिफेंट्स वर डोमेस्टिकेटेड। ये लोग ऑक्स, बुल, शीप, पिग्स, बफलोज, एलिफेंट्स को पालते थे। इसके अलावा कैमल्स और एसेस को भी पालते थे और इनको ये सामान ढोने के लिए काम करते थे। ऊँट और गधों को पे सामान ढो के वो इधर का उधर ले जाते थे, इसलिए इनको बीस्ट्स ऑफ बर्डन कहते हैं। देयर वर कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ, पॉटर्स, टॉय मेकर्स। तो एग्रीकल्चर तो होते ही था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो होता था, साथ साथ में यहाँ पर कारपेंटर्स भी पाए जाते थे क्योंकि लकड़ी की बहुत सी चीज़ें मिली। फिर गोल्डस्मिथ भी पाए जाते थे, पॉटर्स, टॉय मेकर्स, वीवर्स, एनग्रेवर्स, सील मेकर्स एंड ब्रिक लेयर्स भी के कभी काम होता था। बीड मेकिंग, टूल मेकिंग एंड वेपन मेकिंग वर द अदर ऑक्यूपेशन। और मोती बनाना, बीड मेकिंग मतलब मोती बनाना, और टूल, अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाते थे, ये भी काम होता था। वेपन भी बनाने का काम होता था। तो ये सारे ऑक्यूपेशंस थे। ट्रेड और कॉमर्स कैसा था? व्यापार कैसा था? ट्रेडिंग एंड कॉमर्स वर फ्लरिशिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द मर्चेंट क्लास पीपल इन द इंडस वैली। पता चला है कि उस वक्त इंडस वैली पीपल का जो ट्रेड और कॉमर्स था वो भी बड़ा अच्छा फ्लरिशिंग ऑक्यूपेशन था, बड़ा अच्छे से धंधा चलता था जोर शोर से। दे वुड इम्पोर्ट प्रेशियस स्टोन्स, डिफरेंट मेटल्स एंड अदर
आर्टिकल्स फ्रॉम सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, कश्मीर, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। ये बड़े अच्छे बेहतरीन जो कीमती जो स्टोन्स वगैरह होते हैं या अलग अलग प्रकार के जो मेटल्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं वो सदर्न और ईस्टर्न इंडिया से इंपोर्ट करते थे। कश्मीर, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज से भी बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करके लेते थे। सिमिलरली थ्रू लैंड रूट्स इन बलूचिस्तान पर्शिया ट्रेड बिटवीन द इंडस वैली एंड सुमेर मेसोपोटामिया एग्जिस्टेड। और ऐसा भी माना जाता है कि लैंड ज़मीन के रास्ते के द्वारा इनका जो व्यापार था वो बलूचिस्तान और पर्शिया से भी चलता था और इंडस वैली और जो तुम्हारा सुमेर के बीच में भी व्यापार चलता था जो कि मेसोपोटामिया में आता है। ठीक है, तो ट्रेड और कॉमर्स भी अच्छा फलता फूलता था इनका, अच्छी तरीके से ये लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे। प्ले और अम्यूज़मेंट, खेलने में क्या करते थे और किस तरीके से अपने आप को एंटरटेन करते थे, अम्यूज़मेंट के लिए क्या काम करते थे। द इंडस वैली पीपल ऑल्सो फाइंड टाइम फॉर प्ले एंड अम्यूज़मेंट। दे प्रीफर इंडोर गेम्स और हॉबीज़। अधिकतर ये इंडोर गेम्स खेलते थे और इनकी हॉबीज़ इंडोर गेम्स खेलने की थी। अ लार्ज नंबर ऑफ डाइसेस हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जो डाइस होते हैं ना, जो जैसे हम लूडो में जो खेलते वक्त जो इस्तेमाल करते थे, डाइसेस मिले हैं खुदाई में। दिस शोज दैट डाइसिंग एंड गैमलिंग वॉज फेवरेट गेम ऑफ दिस पीपल। इन डाइसेस इतने अलग अलग प्रकार के डाइसेस मिले ना, इससे ये पता चला कि उस टाइम के लोग डाइसिंग वाले गेम और गैमलिंग यानी जुआ खेलना पसंद करते होंगे। दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, है ना, क्योंकि डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली, इसका मतलब इनको नाच गाने का भी शौक था। बिसाइड्स दिस हंटिंग, कीपिंग पैट एंड एनिमल्स और बर्ड्स एंड एन्जॉय बुल फाइटिंग वर देयर अदर पास टाइम। इसके अलावा हंटिंग करना, जानवरों को पालना, चिड़ियों को पालना या बुल फाइटिंग करना या जिस तरीके का इनका ये पास टाइम होता था जो कि ये अपने अम्यूज़मेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर में आपको ये दिख रही है ये डाइसेस है ना, तो जिस तरीके से आपको लूडो में डाइस लेते हैं ना, तो उसी तरीके से इनको भी डाइसेस खुदाई में निकली हैं। इसका मतलब ये लोग डाइस वाले गेम खेलते थे और गैम्बलिंग वगैरह खेलते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज एंड डॉल्स हैव ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड। बहुत प्रकार के खिलौने और गुड़िया वगैरह मिली। दे केयर्ड फॉर द प्ले थिंग ऑफ द चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या, बच्चों के लिए भी खिलौने वगैरह बनाते थे। दीज टॉयज और मोस्टली मेड ऑफ टेराकोटा और बेक क्ले। अधिकतर जो खिलौने मिले वो मिट्टी के बने हुए मिले। स्मॉल इमेजिनेटिव टॉयज ऑल्सो नोन टू दीज पीपल। और छोटे छोटे इमेजिन करके भी इन्होंने खिलौने बनाए हैं। तो आप देख रहे हो टेराकोटा का बना एनिमल है, एक स्क्विरल बनाने की कोशिश करी, फिर एक टर्टल बनाने की कोशिश करी, एक चिड़िया बनाने की कोशिश करी, है ना। बियर्डेड मैन, ये इंपॉर्टेंट है। एक दो इस तरीके की एक स्टैचू मिली है जो बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला एक आदमी मिला है। उसके इन 1927 सीटेड मेल फिगर, एक बैठा हुआ मेल फिगर की स्टैचू मिली जो करीब कितनी 17.5 सेंटीमीटर टॉल, वॉज फाउंड इन बिल्डिंग विद अनयूजुअली ऑर्नामेंटल ब्रिक वर्क एंड वॉल नीश। ठीक है, तो एक स्टैचू, एक सीटेड मेल फिगर मिला 1927 में जो करीब 17.5 सेंटीमीटर टॉल था और एक बिल्डिंग के अंदर ये मिला। ठीक है ना, और बहुत सारे इसने ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन रखे थे। Though there is no evidence that priest or monarchs ruled the city, archaeologists dubbed this डिग्निफाइड फिगर एज प्रीस्ट किंग। हालांकि ऐसा तो कोई सबूत नहीं मिला कि उस ज़माने में प्रीस्ट या मोनार्च होते थे जो शहर पर रूल करते थे, लेकिन इस फिगर को देख के ये माना गया कि ये फिगर किसी जाने माने व्यक्ति का ही होगा और इसको प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया जो हो सकता है रूलर हो उस टाइम का। लाइक द डांसिंग गर्ल हैज़ बीन सिम्बॉलिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिंबल है डांसिंग गर्ल, उसी तरह के प्रीस्ट किंग, जो बियर्ड मैन है इसको एक प्रीस्ट किंग का दर्जा दिया है। तो ये भी उस जमाने का ऐसा लगता है कि ये शायद हो सकता है शासन करता हो उस वक्त। हिज हाफ क्लोज्ड आइज, मतलब उसकी आंखें आधी खुली हैं आधी बंद है। लार्ज नोज, स्ट्रेट नोज, thick lips, styled beard and hair, excessive use of the lines to create beard and hair texture with design on his garment indicate definite attempt of Indus Valley artist at the portraiture। इस जो पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया इसको बड़े अच्छे से बनाया, बड़े आधी खुली आँख दिखा रहे, एकदम शार्प नोज दिखा रहे हैं, बियर्ड दिखा रहे हैं, उसमें अच्छे से स्टाइलिंग करी हुई है, एकदम कॉम करके से वो किया। जो शॉल ओढ़ा है उसमें भी कितनी ज़्यादा ना वो करी गई है, मतलब डिज़ाइन बनाई गई है। इससे ये पता चला कि बड़े अच्छे से इन्होंने, तो कोई जानी मानी हस्ती रहा होगा जिसकी बनाई है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको प्रीस्ट किंग का दर्जा दिया है। 2 holes beneath the highly stylish ear suggest that the necklace or other beard ornament was attached to the sculpture। यहाँ पे जो कानों में छेद भी मिले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका नेकलेस या सर में पहनने वाली चीज़ें यहाँ आके फिट होती होंगी। द लेफ्ट शोल्डर इज कवर्ड विद अ क्लोक, जो बायां कंधा है उसमें एक क्लोक यानी कि एक शॉल टाइप का है। द अपर लिप इज शेव्ड एंड शॉर्ट, अपर लिप में शेव्ड है, यहाँ पे कोई बाल वाल नहीं है, मूछें नहीं है। एंड शॉर्ट कॉम बियर्ड, और अच्छी बढ़िया वेल कॉम बियर्ड इसकी देखने को मिलती है ना। तो इस तरीके से, इसलिए बियर्ड मैन को भी डिस्क्राइब करने को आता है, तो उसको अच्छे से इस पैराग्राफ को तैयार करना। ठीक है,
आर्ट ऑफ राइटिंग, द इंडस वैली पीपल यूज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग पर्पस। जैसे आपने देखा कि जो ये लोग लिखना भी जानते थे और ये लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, यानी पिक्चर्स बना के लिखते थे। कोई भी बात करनी है या कोई भी बात कहनी है तो अलग अलग पिक्चर्स बनाते थे और इससे अपनी बात एक दूसरे से कहते थे। बट देयर स्क्रिप्ट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर स्कॉलर्स, लेकिन अभी तक स्कॉलर्स इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसको डिकोड नहीं कर पाए, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, है ना। देयर स्क्रिप्ट हैड 62 बेसिक साइन, वैसे तो 400-500 कुछ थे, लेकिन बेसिक साइंस जो थे 62 थे, जो कि बार बार लोग इस्तेमाल करते थे। बट इन द लेटर हड़प्पन पीरियड, मतलब बाद के हड़प्पन पीरियड में 62 बेसिक साइंस 22 तक रिड्यूस हो गए थे, मतलब अधिकतर फिर 22 साइंस का इस्तेमाल करने लगे थे। अब इंपॉर्टेंट एक जो जगह है वो लोथल में जो डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड क्या होता है? यहाँ पर आपके जहाज वहाज आके रुकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द लोथल वाज द साइट ऑफ द लेटर हड़प्पन कल्चर। ऐसा माना जाता है कि बाद का जो हड़प्पन कल्चर है तब लोथल डेवलप हुआ होगा। द टाउन डेवलप्ड व्हेन द हड़प्पन अराइव्ड हियर इन सर्च ऑफ मोर फर्टाइल प्लेस एंड पोटेंशियल पोर्ट। ऐसा माना जाता है कि ये साइट तब डेवलप हुई होगी जब हड़प्पन लोग और अच्छी फर्टाइल प्लेन्स और पोर्ट को ढूंढते ढूंढते इस जगह तक पहुँचे होंगे, है ना, ताकि समुद्र द्वारा भी इनका व्यापार हो सके। द डॉकयार्ड लोथल डेवलप्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड सेंटर ऑफ द बीड इंडस्ट्री। जो लोथल में जो डॉकयार्ड मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटर बन गया जहाँ पर बीड इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश रही। बीड इंडस्ट्री क्या होती है? जो मोतियाँ बनाती है अलग अलग प्रकार की। द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज 23 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर इन विथ एंड 8 मीटर इन डेप्थ। इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला। An inlet channel 1.7 meter above the bottom level of the 4.26 meter deep tank allowed excess water to escape। एक इस पोर्ट डॉकयार्ड में एक इनलेट चैनल भी है जिससे जो इतना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकलने की जगह मिल जाती है। अदर इनलेट्स प्रिवेंटेड सिल्टेशन ऑफ द टैंक्स एंड इरोजन ऑफ द टैंक्स। और बाकी जो इनलेट्स बने हैं इस डॉकयार्ड में वो रोकते हैं ताकि इसमें मिट्टी आके ना रुके इन टैंक्स पे, तो डूब जाएंगे, और बैंक से इरोजन यानी बैंक की मिट्टी भी यहाँ वहाँ ना बहे। After the ship would have unloaded its cargo, the gates would have opened and allowed it to return to the Arabian sea waters in the Gulf of Cambay। जब शिप यहाँ से अपना माल उतार देती होगी तब ये डॉकयार्ड के जो गेट होते होंगे वो खुल जाते होंगे ताकि दोबारा शिप अरेबियन सी में जा सके और इन द गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, तो इस तरीके से पहले शिप पूरा का पूरा डॉकयार्ड के अंदर आ जाता था, फिर डॉकयार्ड में सामान जितना था वो तो अनलोड हो जाता था और फिर ये तुम्हारा खुल जाता था और दोबारा शिप अरेबियन सी में चला आता था। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन टेस्टिफाइड टू ट्रेड विद एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। आर्कियोलॉजिकल को खोज में ये भी पता चला कि ये लोग व्यापार करते थे इजिप्ट और मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। द हाइड्रोलिक नॉलेज ऑफ द एंशिएंट हड़प्पन्स कैन बी जज्ड बाय द फैक्ट दैट बोट्स कुड डॉक एट लोथल इन द 1850s। अच्छा, जिस हिसाब से ये लोग अपनी बोट्स को डॉक कर लेते थे, लोथल में रोक लेते थे, उससे ये पता चल जाता है कि इनको हाइड्रोलिक नॉलेज बड़ी अच्छी थी। मतलब किस तरीके से इन शिप्स को रोका जा सकता है, क्योंकि भाई जब समुद्र में कोई भी जो जहाज़ वगैरह होता है तो वेव्स की वजह से बहुत वो ऊपर नीचे होता है, तो उसको किस तरीके से रोकें, है ना, ब्रेक कैसे लगाएं, तो वो नॉलेज भी इनको होगी, तभी वो इन शिप्स को जहाज़ को डॉकयार्ड में रोक पाते थे। इन 1942 टिम्बर वॉज ब्रॉट फ्रॉम बरूच टू नियर बाय संगरवाला। 1942 में लकड़ी लाई जाती थी बरूच से सागरवाला में, बरूच टू नियर बाई सागरवाला। मैनी सील्स एंड अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स रिवील दैट लोथल वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारी सील से ये पता चला और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ये चीज़ पता चली कि लोथल जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, यानी कि समुद्र के रास्ते द्वारा व्यापार होता था, क्योंकि डॉकयार्ड था यहाँ पर। A long wharf connected the dockyard to the main warehouse। जो डॉकयार्ड था वो मेन वेयरहाउस से कनेक्टेड था वार्फ के द्वारा। The dockyard was located away from the main current to avoid deposition of silt। जो डॉकयार्ड जो बना था वो मेन करंट से दूर को बनाते थे ताकि यहाँ पे मिट्टी आके नहीं जमे, नहीं तो पूरा का पूरा डॉकयार्ड तो फिर मिट्टी से ही भर जाएगा, है ना, जो सिल्ट होती है। मॉडर्न ओशनोग्राफर हैव ऑब्जर्व दैट द हड़प्पन्स मस्ट हैव possessed great knowledge relating to tides in order to build such a dock on the ever shifting course of the Sabarmati as well as an exemplary hydrography and maritime engineering। तो जिस हिसाब से ये डॉकयार्ड बना था, जितनी डिस्टेंस पे बना था, जो टेक्निक का इस्तेमाल करके डॉकयार्ड बना था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इस टाइम के लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज थी हाइड्रोग्राफी और मैरीटाइम इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे पर ये डॉकयार्ड मिला है और साबरमती का जो कोर्स है वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है। तो ऐसे जगह पर इतना बेहतरीन डॉकयार्ड बनाना, यानी कि इन लोगों की जो हाइड्रोग्राफी और मैरीटाइम इंजीनियरिंग थी
वो काफ़ी हाईफाई थी। दिस इज़ द अर्लीस्ट नोन डॉक फाउंड इन द वर्ल्ड, और माना जाता है कि दुनिया में सबसे पुराना डॉकयार्ड में से एक लोथल डॉकयार्ड है। इक्विप्ड टू बर्थ एंड सर्विस शिप्स, ठीक है, तो दोनों बनती भी थी शिप्स और सर्विस भी, उनकी मेंटेनेंस भी होती थी। इट इज स्पेकुलेटेड दैट लोथल इंजीनियर्स स्टडी टाइडल मूवमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर्स सिंस द वॉल्स आर ऑफ क्लीन बर्न ब्रिक्स, क्योंकि इनकी दीवारें जो थी वो भट्टी में पके हुए ईंटों द्वारा बनी हुई थी। इसका मतलब कि यहाँ के जो लोथल के जो इंजीनियर्स थे उनको टाइडल मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। इनको पता था कितना प्रेशर आ सकता है और कितने प्रेशर को सहने के लिए किस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उन्होंने उसी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को बनाया था। दिस नॉलेज ऑल्सो इनेबल दैम टू सेलेक्ट लोथल्स लोकेशन इन द फर्स्ट प्लेस एज द गल्फ ऑफ खंबत हैज़ द हाइएस्ट टाइडल एम्पलीट्यूड एंड द शिप्स कैन बी स्ल्यूज थ्रू फ्लो टाइड्स इन द रिवर एस्चुरी। और इसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इस साइट को इन्होंने फाइनल किया था, लोथल को फाइनल किया था डॉकयार्ड बनाने के लिए, जो कि गल्फ ऑफ खंबत में जाके खुलता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती थी और मतलब इस ऐसे साइट पर डॉकयार्ड बनाना अपने आप में बहुत एक मुश्किल काम था, राइट। अब एंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कैसे हुआ भैया? इतना अच्छा वेल प्लान था, लोग भी काफ़ी होशियार थे, बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग थी, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत क्यों हो गया या अंत कैसे हुआ? तो देखो भाई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन अराउंड 1800 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू सडन एंड। ऐसा माना जाता है कि करीब 1800 BC में एकदम से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। नथिंग सर्टेन कैन बी सेड अबाउट द रीजन ऑफ द सडन एंड, मतलब पुष्टि तौर से तो नहीं बोल सकते कि क्या कारण रहा होगा, लेकिन गेस वर्क के हिसाब से माना जाता है कि शायद कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी, जैसे अर्थक्वेक आया होगा जिसमें ये पूरा का पूरा शहर जो हो गया अंदर घुस गया आप ज़मीन के, या कोई डिवास्टेटिंग फ्लड आया था, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी इसमें डूब गया है, या क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गई, या कोई अटैक हुआ होगा, आर्यन ट्राइब्स ने इनके ऊपर अटैक किया होगा और पूरे की पूरी सिविलाइजेशन को मार गिराया होगा, है ना, या फिर कोई डिफॉरेस्टेशन या एपिडेमिक जैसे कोई एपिसोड हुआ होगा जिससे ये पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, ये मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सब कवर कर लिए हैं। इन केस कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। आप अपनी ये वीडियो को सुनो और अपनी बुक से आपको रीड करोगे तो ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास 9th में का टॉपिक है वैसे तो ये, लेकिन ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। ऑलराइट, थैंक यू।